हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम फिर उपस्थित हैं नई ऊर्जा और नए पाठ के साथ। आज हम क्षितिज भाग 2 का 13वां चैप्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पढ़ेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो मानव को प्रेरणा देती है, जो हमें क्या देती है? प्रेरणा। मानवीय भावनाओं को प्रेरित करने वाली यह कहानी सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण यानी किसी की याद में रची गई रचना को क्या कहते हैं हम? संस्मरण। पहले उनका जीवन परिचय देखते हैं, फिर चलेंगे पाठ की तरफ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान के उप संपादक और पराग के संपादक रहे और उनकी मृत्यु सन 1983 में आकस्मिक हो गई। सर्वेश्वर दयाल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर दयाल जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये उनके क्या हैं? कविता संग्रह। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास हैं उनके। लड़ाई उनका कहानी संग्रह है। बकरी उनके द्वारा रचित एक नाटक है। भों भों, खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये उनके बाल साहित्य हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा, कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता हमको दिखती है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो उनकी रचना है, इसमें कवि ने हमें जो एक प्रेरणादायी व्यक्ति हैं फादर बुल्के, वो कहाँ से आए, किस प्रकार आए, वो भारत कैसे आए और उनकी मृत्यु कैसे हुई, आदि बातों पर चर्चा की गई है। और एक अत्यंत संवेदनशील बात और हमें बताई गई है, जिसमें कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके जो हिंदी के प्रति नकारात्मकता है उसको भी इसमें दर्शाया गया है। यह संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजाओं, पादरियों, धर्मगुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। किसने बनाया कर्म भूमि भारत को? फादर बुल्के ने। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब चलते हैं अपने पाठ की तरफ। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो?
यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की समीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें गोल, गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इनका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, तब भी जब वह दिल्ली आते हैं। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। यानी यहाँ पर लेखक फादर कामिल बुल्के के बारे में बोल रहे हैं। वे उनकी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। हमारे घर के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो। यानी लेखक का जो बुल्के जी से संबंध था वो घर जैसा था। यानी घर पर उनके कोई भी उत्सव या संस्कार मनाया जाता तो वे उनके घर पर बड़े भाई और पुरोहित जैसे संबंध में और खड़े रहते थे। उनके हर एक खुशी के पल में शामिल होते थे, हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर भारत की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया। यानी लेखक ने फादर कामिल बुल्के को हमेशा कभी भी गुस्से में नहीं देखा, हमेशा कैसा देखा? ममता और प्यार से झलकता हुआ महसूस किया था। अक्सर उन्हें देखकर लगता, यानी लेखक को ऐसा लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। यानी उनके बुल्के जी के 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता पिता सभी थे। इन सब भरे पूरे परिवार के होने के बावजूद उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी? ये सब क्या कहते हैं, लेखक अनुमान सोचते हैं अपने अंदर कि उनके मन में ऐसे कैसे इच्छा आई होगी। तो लेखक कहते हैं बुल्के जी से, आपको अपने देश की याद आती है? तब बुल्के कहते हैं कि मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। लेखक ने पूछा कि मैं तुम्हारी जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तब बुल्के जी कहते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? तब लेखक फिर पूछते हैं कि घर में किसी की याद? माँ? तब बुल्के जी कहते हैं कि माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं बुल्के जी। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, बुल्के जी के पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता था, उनका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद तो 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए। यानी बुल्के जी यहाँ भारत में आने के बाद
बेल्जियम सिर्फ 2-3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की तब बुल्के जी कहते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। यानी जो सन्यास ग्रहण करने गए थे तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में था। उनकी शर्त मान ली गई, तो बुल्के जी की शर्त मान ली गई कि हाँ चले जाइए, और वह भारत आ गए। पहले रिसर्च संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कलकत्ता में बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। कलकत्ता से बीए किया, इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे धीरेन्द्र वर्मा। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। यानी बुल्के जी ने शोध प्रबंध भी हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा कर लिया। राम कथा उत्पत्ति और विकास, यानी राम कथा का पर इन्होंने क्या किया, अपना शोध किया। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया नील पक्षी के नाम से। यानी ब्लू बर्ड का रूपांतर किया नील पक्षी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किए। ये बड़ी बात है कि जो एक विदेशी है वो क्या हो गया, हिंदी और संस्कृत विभाग का विभागाध्यक्ष। फिर उन्होंने अपना हिंदी तथा संस्कृत विभाग का अध्यक्ष बनने के बाद में अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़े, पटना आए। यानी उन्होंने बाइबल का अनुवाद भी किया। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं तो पटना आते हैं। फिर दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, यानी 73 वर्ष की अवस्था में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। जब वह दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। बुल्के जी थे वो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते के लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। यानी जब संगोष्ठियों का आयोजन होता तो बुल्के जी इस बात पर अपनी चिंता दिखाते कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वही हिंदी को क्या करते हैं, नकारते हैं। यानी कि वो ये समझते हैं कि हिंदी जो भाषा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात पर बुल्के जी को बहुत क्रोध आता था। वे झुंझलाते थे और अपना दुख प्रकट करते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। यानी उनका ऐसा स्वभाव था कि वो हर किसी से उनका हालचाल पूछते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झलकती विरल शांति थी।
यानी जब लेखक के पति और पुत्र की मृत्यु हो जाती है तब बुल्के जी उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। इससे क्या होता है कि जो लेखक है उनको बहुत क्या शांति और का अनुभव करते हैं और सांत्वना मिलती है। आज वह नहीं है, यानी आज बुल्के जी नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। यानी दिल्ली में हवलदार बुल्के जी की मृत्यु हो जाती है लेकिन लेखन को पता नहीं चलता। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, जो शांति बरसाती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1942 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। यानी उनकी मृत्यु दिल्ली में कश्मीर गेट निकलसन कब्रगाह पर होती है। फिर कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी हुई थी। ऊपर करील की घनी छां थी, चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, ये सब लेखकों के नाम दिए गए यहाँ पर। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र, अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लटाई गई। मसीही विधि में अंतिम संस्कार हुआ। कौन सी विधि में? मसीही विधि में। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर यानी फादर बुल्के की मृत्यु पर कहा था उन्होंने, पास्कल जी ने, कि इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। वे धरती में जा रहे हैं और इस धरती से और ऐसे ही रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतारी दी गई। यानी वहाँ जो उपस्थित लोग थे उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। यानी उनकी मृत्यु हुई थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो अपना दुख व्यक्त कर रहे थे, उनको अपार दुख था, यानी वहाँ रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमें से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। यहाँ पर लेखक ने उनको एक बताया है कि वो किस तरह से भारत आए थे। वो एक विदेशी होते हुए भी उन्हें के मन में हिंदी के प्रति कितना प्रेम था। इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी हिंदी भाषा से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत।